नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। जब हमने भाषा को पढ़ा तो जाना था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो भाषा के जो लिखित रूप में भाषा को लिखने के लिए हमें जो उच्चारित ध्वनियां हैं अर्थात जो मौखिक ध्वनियां हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है और वही जो लिपि चिन्ह है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। यदि हम वर्णों को परिभाषित करें तो जानेंगे कि वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे अ, क, च ये सभी हिंदी भाषा के वर्ण हैं। और जब इन्हीं वर्णों को हम एक व्यवस्थित रूप में उनका एक समूह बना देते हैं तो वह कहलाती है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या परिभाषा हुई कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब हम आते हैं अपने हिंदी वर्णमाला या हिंदी वर्णों पर। तो हिंदी भाषा में जो वर्ण है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और यदि हम स्वर जाने कि स्वर किसे कहते हैं तो ये स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियां हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुख से बिना किसी टकराव के, बिना किसी घर्षण के, रुकावट के मुंह से बाहर निकल आती है। 11 स्वर अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ ये 11 स्वर हैं। और इन्हीं स्वरों को यदि हम आगे भागों में बांटते हैं तो इनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय अर्थात बहुत ही कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और वे हैं अ, इ, उ और री। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ ये दीर्घ स्वर हैं। हम जानते हैं कि हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, उनका एक पहचान होती है, एक चिन्ह होता है, उसे हम स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे यदि हम देखें आ तो आ स्वर की मात्रा है यह, और यदि हम देखें उ की मात्रा यह होती है और री की मात्रा ऐसे हम करके लगाते हैं। तो ये तो हो गया स्वरों की मात्राएं। अब इसके बाद 2 अन्य जिन्हें हम स्वर कह सकते हैं और ना ही वे व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, जो साथ रहकर भी उनके साथ ना हो अर्थात अयोगवाह कहलाते हैं और वे हैं 2 अंग और आहा। ठीक है, इसी प्रकार जो अंग है उसके भी 2 रूप है, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार नासिक्य स्वर हम इसको कह सकते हैं, नासिक्य व्यंजन नाक से बोला जाता है और इसका चिन्ह ये ऐसे होता है, ऊपर बिंदी लगी होती है। इसी प्रकार जो अनुनासिक है वह नाक और मुंह इसमें से दोनों में से हवा आती है और इसका चिन्ह चांद बिंदु होता है। इसी प्रकार जो विसर्ग है इनका प्रयोग आपने देखा होगा जब हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं तो वहां पर अधिक होता है। हिंदी में भी विसर्ग जो शब्द के ऐसे अंत में 2 बिंदु लगाकर जिनका प्रयोग किया जाता है और इनका जो उच्चारण ध्वनि है वो ह के लगभग होती है। जैसे ह का उच्चारण होता है जैसे प्रायः, हमने लिखा प्रातः या प्रायः, यहाँ पर 2 ऐसे हम बिंदु लगाकर इनका निशान इसका विसर्ग का लगाते हैं। तो ये तो हुए स्वर, 11 स्वर
और 2 अयोगवा। अब हम चलते हैं व्यंजनों की ओर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो हमारी जीवा है, जीभ है, किसी मुंह के किसी भी स्थान को स्पर्श करती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब एक बात और जान लेते हैं कि जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती ही है। तो स्पर्श व्यंजन यदि हम देखें तो ये 25 होते हैं, क से लेकर म तक, और इन्हीं व्यंजनों को हम इनके कुछ वर्गों में हम इनको बांट देते हैं। ठीक है, हम इन्हें 5 वर्गों में विभाजित कर देते हैं और जो पहला वर्ण है प्रत्येक पंक्ति का उसी के अनुसार इनके हम वर्गों के हमने नाम रख दिए हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, ख और य आएंगे। इसी प्रकार च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। अर्थात जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय हमारी जो जीभ है वह मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श होती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजनों का नाम देते हैं। जैसे हम बोले क, तो इसमें आप देखेंगे जो हमारी ध्वनि है वह कंठ से निकल रही है। इसी प्रकार यदि हम प बोलते हैं, प, फ, ब, तो आप देखोगे कि आपके जो दोनों होंठ हैं वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जहां जो उच्चारण करते समय हमारे जो जीवा है वह कहीं ना कहीं अवश्य ही छूती है, स्पर्श करती है। इस कारण से इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। ये 4 हैं, य, र, ल और व। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो हमारी जीभ है वह मुंह के किसी भाग को पूर्ण रूप से नहीं छूती, इसी कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद जो व्यंजन का तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है श, श, स और ह। आप यदि इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि मुंह में जो हमारी श्वास वायु है वह टकराकर एक ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके लिए आप स्वयं भी एक प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे आप अपने हाथ को अपने मुंह के आगे ऐसे रखेंगे और इन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे श, श, स और ह, तो आप अपने हाथ पर एक जो गर्म वायु है उसका अनुभव करेंगे। इस कारण इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम आगत या गृहीत ध्वनियों की ओर। बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि तूफान, यदि हम हिंदी में देखें तो यह फ होता है, लेकिन यदि हम उर्दू में देखें तो इसका उच्चारण फ होता है। इसी प्रकार ज और ज, या हम औ को देखें जैसे डॉक्टर, इस डॉक्टर का उच्चारण करते हैं ना तो यह डॉक्टर है ना यह डॉक्टर है। इसीलिए जो बीच की ध्वनि है औ, यह हमने जो अंग्रेजी शब्द होते हैं उसमें प्रयोग की जाती है, और फ और ज जो उर्दू के शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं उनका उच्चारण हम इन आगत ध्वनियों की सहायता से करते हैं। तो ये तो हुई हमारी आगत ध्वनियां, और जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद चलते हैं हम व्यंजन और भी संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है मिलना, अर्थात जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक
अलग व्यंजन, एक नया व्यंजन बना देते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब वैसे तो हिंदी भाषा में बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं, लेकिन ये 4 जो व्यंजन मैं यहाँ लिख रही हूं, ये ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिन्हें हमने 2-2 व्यंजनों से मिलाकर और एक अलग से ही उनका रूप दे दिया है। जैसे हम देखें कि भक्ति में हमने लिखा, तो इसमें आपने देखा कि जो क आधा क है और त, लेकिन हमने इनको अलग अलग ही लिखा है। लेकिन यहाँ पर श, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हमने इनको अलग से ही एक रूप दे दिया है। अब जानते हैं इनके बारे में कि क और श को मिलाकर आपका बन जाता है क्ष। इसी प्रकार त और र को मिलाकर त्र, ज और ञ को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है ज्ञ। और इसी प्रकार यदि हम श में र जोड़ देते हैं तो श्र बन जाता है। तो ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। और इसी प्रकार एक अन्य व्यंजन होते हैं जिसे हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। अब संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन भी यदि हम देखें तो यह होते तो संयुक्त व्यंजन ही हैं। इसमें भी एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन ही होता है। लेकिन संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है कि द्वित्व व्यंजन में एक जैसे ही 2 व्यंजन होते हैं। जैसे हमने लिखा कुत्ता, इसमें जो त है एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, अर्थात एक आधा और एक पूरा है। लेकिन त ही व्यंजन है। जहां एक जैसे व्यंजन 2 बार आ जाते हैं वे कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। अब आपको अंतर समझ ही आ गया होगा संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में। अब हम चलते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। वर्ण तो अभी हमने जाना कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी कि जब हम शब्दों को खोल कर लिखते हैं, उनका वर्ण रूप दे देते हैं, उन्हें जो व्यंजन है उन्हें स्वर रहित करके लिख देते हैं, स्वरों को अलग खोल के लिखते हैं, तो वह कहलाता है वर्ण विच्छेद। जान लेते हैं हम एक उदाहरण से वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। हम जैसे हमने लिखा राम, अब हम देखते हैं कि ये जो र है इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ स्वर। और यदि हम म देखें, म व्यंजन में अ मिला हुआ है, क्योंकि अ की कोई अपनी अलग से मात्रा नहीं होती। फिर भी जिस व्यंजन में कोई मात्रा ना हो अर्थात उसमें भी अ स्वर मिला होता है। यदि हम देखें स्वप्न, स्वप्न का यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो स तो पहले से ही स्वर रहित है, व में अ मिला हुआ है, इसी प्रकार प में भी अ और न में भी अ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। तो बच्चों आज के इस पाठ 2 वर्ण विचार में हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, आगत ध्वनियां कौन सी है और वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और शुभ दिन।